ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब कुत्ते नहीं थे, उनका वजूद ही नहीं था। अब तो कुत्ते बड़े भी होते हैं, छोटे भी, चिपट कर बैठने वाले, रखवाले और शिकारी भी। जिस तरह का कुत्ता आपको चाहिए मिलेगा। मगर ये हुआ कैसे? ये सब आए कहां से? इतनी तरह के जीव क्यों हैं हमारे इस छोटे से ग्रह पर? इसका जवाब है बदलाव करने वाली वो ताकत जो सुनने में किसी परी कथा जैसी लगती है, मगर हकीकत यही है। चलिए वापस चलें 30,000 साल पहले, उस दौर में जब कुत्ते नहीं थे, जब हमारे पूर्वज आखिरी आइस एज की कभी ना खत्म होने वाली सर्दी में रहते थे। जितने भी पेड़ या जितने भी जानवर थे सब जंगली थे। हमारे घुमक्कड़ पूर्वज छोटे कुनबों में रहते थे। वो खुले आसमान के नीचे सोते थे। आसमान में ही उनकी कहानियां, कैलेंडर और जिंदा रहने के कायदे लिखे होते थे। आसमान ही उन्हें बताता था कब कड़ाके की सर्दियां आएंगी, जंगली अनाज पककर तैयार होगा और कैरिबू या बाइसन के झुंड पास से गुजरेंगे। वो जो भी खाते या पहनते थे सब शिकार या जंगल से चुन कर लाते थे, और जिन जगहों पर भरपूर खाना होता था वहां वो ज्यादा देर रुके रहते थे। उनके लिए घर का मतलब था ये पूरी पृथ्वी। हड्डी तो सारे भेड़ियों को चाहिए, मगर उनमें से ज्यादातर करीब आने में हिचकते हैं। वो डरते हैं क्योंकि उनके खून में स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इंसानों के ज्यादा नजदीक जाना जानलेवा भी हो सकता है, मगर कुछ भेड़ियों में कुदरती वजहों से इन हार्मोन्स का स्तर थोड़ा कम होता है, इसलिए उन्हें इंसानों से उतना डर नहीं लगता। इस भेड़िए ने जो ढूंढा है वही 15,000 साल पहले उसके कुछ पुरखों ने भी तलाश किया था। जिंदा बचे रहने का शानदार तरीका, यानी इंसानों के लिए पालतू बनना। इंसानों को शिकार करने दो, उनके लिए खतरा मत बनो और उनके बच्चे कुछ खाने से पेट भरो। इस तरह खाना भी मिलता रहेगा और ज्यादा बच्चे भी पैदा होंगे, और वो बच्चे कुनबे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पालतू हो जाने का ये फैसला हर पीढ़ी के साथ और मजबूत होता गया, जब तक कि जंगली भेड़ियों की वो ब्रांच बदल नहीं गई कुत्तों में। आप चाहे तो इसे सर्वाइवल ऑफ द फ्रेंडलीएस्ट भी कह सकते हैं, और जाहिर है इससे इंसानों को भी बहुत फायदा हुआ। बचा खुचा खाने वाले कुत्ते सिर्फ सफाई का काम नहीं करते थे, हिफाजत भी करते थे। इन दो प्रजातियों की दोस्ती वक्त के साथ आगे बढ़ती रही, और इस बीच कुत्तों का रंग रूप भी बदला। खूबसूरत होने के भी फायदे होने लगे। जो कुत्ता जितना प्यारा दिखता था उसे जिंदा रहने और अपने जीन्स दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का ज्यादा मौका मिलता था। जो समझौता आपसी फायदे के लिए हुआ था वो वक्त के साथ गहरी दोस्ती में बदलता गया। इसके आगे क्या हुआ ये देखने के लिए अपने 20,000 साल पुराने पूर्वजों के बजाय हम आपको कुछ ही अरसा पहले के इतिहास में ले चलते हैं, जब आइस एज का इंटरवल हुआ था। मौसम के इस बदलाव ने बहुत कुछ बदल दिया। घुमक्कड़ बने रहने के बजाय लोग एक जगह बसने लगे। एक नई चीज भी सामने आई, गांव। शिकार करने और खाना ढूंढने के अलावा लोग अनाज पैदा करना और कपड़े बनाना भी सीख गए, और खेती भी। खाने का इंतजाम होता रहे, इसके लिए भेड़ियों ने अपनी आजादी छोड़ दी। अपना जोड़ीदार चुनने का हक भी उनके पास नहीं रहा। अब ये काम इंसान करते थे। ऐसे कुत्तों को मार दिया जाता था जिन्हें सिखाया नहीं जा सकता था, या जो मालिक को ही काट लेते थे। ब्रीडिंग सिर्फ उन्हीं की होती थी जो इंसान को पसंद होते थे, और वही कुत्ते पाले जाते थे जो इंसान के काम आते थे। शिकार में, समूह संभालने में, हिफाजत में, ढुलाई में और साथ देने में। इंसान कुत्ते का वही बच्चा चुनता था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आता था। कई पीढ़ियों के बाद कुत्तों में बदलाव आ गए। इस तरह के विकास को आर्टिफिशियल सिलेक्शन या ब्रीडिंग कहते हैं। भेड़ियों को कुत्तों में बदलकर हम इंसानों ने पहली बार विकास का काम अपने हाथों में लिया था, और तभी से हम अपनी जरूरत के पेड़ पौधों और जानवरों के साथ ऐसा ही करते आ रहे हैं। 15 या 20,000 सालों के मामूली से कॉस्मिक टाइम में हमने भूरे रंग के भेड़ियों को तरह तरह के रंग रूप वाले कुत्तों में बदल दिया है। जरा सोचिए, कुत्ते की जो भी प्रजाति आप देखते हैं सब इंसान के हाथों गढ़ी गई हैं। हमारे सबसे पसंदीदा और सबसे मशहूर ब्रीड वाले ज्यादातर कुत्ते तो पिछली कुछ सदियों के दौरान ही तैयार हुए हैं। विकास की जबरदस्त ताकत ने भूखे भेड़ियों को समूह की हिफाजत करने वाले भरोसेमंद कुत्तों में बदल दिया है, जो अब भेड़ियों को ही खदेड़ने का काम करते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ने भेड़ियों को कुत्तों में
और जंगली घास को गेहूं और मक्के में बदल दिया। दरअसल आज हमारे खाने में जो भी पेड़ पौधे और जानवर शामिल हैं, वो सब किसी जंगली प्रजाति से विकसित किए गए हैं। अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन से इतने जबरदस्त बदलाव सिर्फ 10 या 15,000 सालों में ही लाए जा सकते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन से क्या हो सकता है जो अरबों सालों से चल रहा है? और जवाब है ये खूबसूरत और विविधताओं से भरी दुनिया। मगर ये होता कैसे है? हमारा शिप ऑफ इमेजिनेशन हमें स्पेस और टाइम में कहीं भी ले जा सकता है, उन छिपे हुए माइक्रोकॉस्मोस तक भी जहां एक तरह की जिंदगी दूसरे में बदल सकती है। आइए मेरे साथ। हालांकि ऐसा लगता नहीं, मगर हम आइस एज में रह रहे हैं 20 लाख सालों से। बस ये थोड़ा सा लंबा इंटरवल चल रहा है। इन 20 लाख सालों में मौसम ज्यादातर ठंडा और खुश्क ही रहा है। उत्तरी ध्रुव पर आइस कैप आज के मुकाबले दक्षिण बहुत दूर तक फैली हुई थी। ऐसे ही एक लंबे और बर्फीले दौर में जब ठंड से जम चुके समुद्र उत्तरी ध्रुव से लेकर आज के लॉस एंजलिस तक फैले हुए थे, तब भालू आयरलैंड के बर्फीले इलाके में रह रहे थे। दिखने में ये मादा भालू किसी आम भालू जैसी ही है, मगर इसके अंदर कुछ बहुत ही अलग हो रहा है, कुछ ऐसा जो नई प्रजाति को जन्म देगा। इसे देखने के लिए हमें एक बहुत छोटे स्केल पर नीचे की ओर जाना पड़ेगा, सेल्यूलर लेवल पर, ताकि हम भालुओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पड़ताल कर सकें। हार्ट के रास्ते हम सबक्लेवियन आर्टरी में पहुंच ही रहे हैं। ये मादा भालू के अंडे हैं। इनके अंदर क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हमें और छोटा होना पड़ेगा। हमें खुद को मॉलिक्यूलर लेवल तक ले जाना होगा। हमारा शिप ऑफ इमेजिनेशन अब इतना छोटा है कि ऐसे दसियों लाख शिप्स रेत के एक दाने में समा सकते हैं। बीम पर कलाबाजियां दिखाते ये गोले नजर आ रहे हैं आपको? ये प्रोटीन हैं जिन्हें किनीसिन कहा जाता है। ये किनीसिन असल में ट्रांसपोर्ट का काम संभालते हैं और कोशिकाओं के आसपास माल ढुलाई कर रहे हैं। कितने अजीब दिख रहे हैं ना ये? मगर सच तो ये है कि ये और इनसे मिलती जुलती दूसरी संरचनाएं हर जिंदा सेल में होती हैं, उनमें भी जो आपके अंदर है। अगर जिंदगी का कोई एक केंद्र है तो वो यहां न्यूक्लियस में है, जिसमें हमारे डीएनए होते हैं, हमारे जेनेटिक कोड की बहुत पुरानी इबारत। और ये उस भाषा में लिखी है जिसे तमाम जिंदगियां पढ़ सकती हैं। डीएनए असल में एक मॉलिक्यूल है जो किसी मुड़ी हुई लंबी सीढ़ी या दोहरी कुंडली की तरह होता है। सीढ़ी के डंडे 4 अलग अलग तरह के छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। यही हमारे जेनेटिक अल्फाबेट के लेटर्स हैं। इन लेटर्स की खास तरह की जमावट से सारी जिंदा चीजों को निर्देश मिलते हैं, जैसे कि कैसे बढ़ना, चलना, खाना, पचाना, माहौल को देखना, घाव भरना या रिप्रोडक्शन करना है। डीएनए की दोहरी कुंडली एक मॉलिक्यूलर मशीन की तरह है जो करीब 100 अरब हिस्सों से मिलकर बनी है, जिन्हें कहते हैं एटम्स। आपके डीएनए के एक मॉलिक्यूल में उतने ही एटम्स हैं जितने किसी गैलेक्सी में तारे होते हैं। यही कहानी कुत्तों की भी है और भालुओं की भी और हर जीती जागती चीज की। हम सब, हर जिंदा चीज असल में एक छोटा ब्रह्मांड है। डीएनए मैसेज बहुत हिफाजत के साथ कॉपी करके एक सेल से दूसरे सेल और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। नया डीएनए मॉलिक्यूल तब पैदा होता है जब आजाद होने वाला कोई प्रोटीन कुंडली के धागों को अलग कर देता है, जिससे सीढ़ीनुमा डंडे भी अलग हो जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड में जेनेटिक कोड वाले ये मॉलिक्यूलर लेटर्स तैरते रहते हैं। कुंडली का हर धागा अपने पिछड़े साथी की नकल होता है और इस तरह 2 एक जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जीन्स का रिप्रोडक्शन इसी तरह होता है और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। जब किसी जिंदा सेल का बंटवारा होता है तो दोनों हिस्सों को डीएनए की एक कॉपी मिलती है। एक खास किस्म का प्रोटीन प्रूफ रीडिंग करता है ताकि सिर्फ सही लेटर्स का ही चुनाव हो, जिससे डीएनए की कॉपी में कोई गड़बड़ ना हो। मगर परफेक्ट तो कोई नहीं होता। कभी कभार प्रूफ रीडिंग की गलती नजरअंदाज हो जाती है और जेनेटिक इंस्ट्रक्शन में कोई छोटा सा बदलाव हो जाता है। भालू के अंडे की कोशिकाओं में एक ऐसा ही बदलाव हुआ है। इस मामूली सी घटना का अंजाम बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर आता है। उस बदलाव की वजह से उन जीन्स में फर्क आ गया जो फर का रंग तय करते हैं।
इससे भालू के बच्चों की फर में गहरे रंग के प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। ऐसे ज्यादातर बदलावों से नुकसान नहीं होता, पर कुछ जानलेवा भी होते हैं। मगर कुछ बदलाव किस्मत से ऐसे होते हैं जो किसी जीव को कंपटीशन में दूसरों से आगे कर सकते हैं। 1 साल बीत चुका है, हमारी मादा भालू मां बन चुकी है और उस जेनेटिक बदलाव की वजह से उसके 2 में से एक बच्चा सफेद फर के साथ पैदा हुआ है। जब दोनों बच्चे खुद शिकार करने लायक बड़े हो जाते हैं तो दोनों में से कौन शिकार को खबर हुए बगैर उसे बेहतर तरीके से दबोच सकता है। सफेद बर्फ में भूरे रंग का भालू बहुत दूर से भी नजर आ जाएगा। सफेद भालू अपने अलग जीन्स के साथ फलने फूलने लगता है और वो जीन अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। ऐसा बार बार होता है। कई पीढ़ियों के बाद सफेद फर वाले जीन आर्कटिक इलाके में रहने वाले तमाम भालुओं में पहुंच जाते हैं। भूरे रंग वाले जीन इस कंपटीशन में पीछे छूट जाते हैं। जेनेटिक बदलाव अपने आप और हरदम होते रहते हैं, मगर वही बदलाव आगे तक जाते हैं जो जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ाते हैं। कुदरत खुद उन जीवों को चुनती है जो जिंदा रहने के ज्यादा काबिल होते हैं, और ये चुनाव रैंडम सिलेक्शन का उल्टा होता है। दोनों किस्मों के भालू बिछड़ गए और हजारों सालों के दरमियान उनमें ऐसी खूबियां विकसित हो गईं जिन्होंने दोनों को एक दूसरे से एकदम अलग कर दिया। दोनों अलग प्रजातियां बन गए। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का यही मतलब था। एक भालू अकेला विकसित नहीं होता, भालुओं की पूरी आबादी विकसित होती है जिसमें पीढ़ियां लगती हैं। अगर आर्कटिक इलाके की बर्फ ग्लोबल वार्मिंग के चलते कम होती गई तो पोलर बेयर खत्म भी हो सकते हैं। उनकी जगह ब्राउन बेयर्स ले सकते हैं जो गैर बर्फीले इलाके में रहने के आदी हो चुके हैं। ये कुत्तों वाली कहानी से बिल्कुल अलग है। ये बदलाव किसी ने जानबूझकर नहीं किए थे, इसके बजाय कुदरत ने खुद उनका चुनाव किया था। इसे एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो विज्ञान के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी विचार है। डार्विन ने इसे साबित करने के लिए 1859 में सबूत पेश किए थे। इससे जो हंगामा खड़ा हुआ वो कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? हम सब जानते हैं कि ये सोचकर कितना अजीब लगता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। रिश्तेदार ही आपकी ज्यादा बेइज्जती कराते हैं। हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार चिंपैंजी अक्सर खुलेआम ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि इंसान क्यों उनसे दूरी बनाना चाहता है। हमारी अपने बारे में एक बहुत पुरानी सोच ये है कि हमें बाकी जानवरों से अलग बनाया गया था। ऐसी सोच क्यों बनी ये समझना बहुत आसान है। इससे लगता है हम स्पेशल हैं। मगर अगर हमारा रिश्ता पेड़ के साथ जोड़ दिया जाए तो वो सोचकर आपको कैसा लगता है? चलिए, ये ओक के पेड़ के डीएनए का एक हिस्सा है। समझ लीजिए ये एक बार कोड है। इस कोड में लिखी जिंदगी की इबारत पेड़ को बताती है कि शुगर को कैसे मेटाबोलाइज करना है। अब इसकी तुलना मेरे अपने डीएनए के उसी हिस्से से करते हैं। डीएनए झूठ नहीं बोलता। ये पेड़ और मैं बहुत पहले बिछड़े रिश्तेदार हैं। और सिर्फ पेड़ ही नहीं, अगर आप और भी पीछे लौटें तो पता चलेगा कि ये सब भी हमारे पूर्वज हैं। तितली, ग्रे वुल्फ, मशरूम, शार्क, बैक्टीरियम, गौरैया, क्या परिवार है। बारकोड के बाकी सारे हिस्से हर प्रजाति में अलग होते हैं और इसी से एक उल्लू और ऑक्टोपस के बीच इतना फर्क होता है। अगर आपका कोई आइडेंटिकल ट्विन नहीं है तो पूरे ब्रह्मांड में किसी का डीएनए आपके जैसा नहीं हो सकता। अलग अलग प्रजातियों के बीच इस जेनेटिक फर्क की वजह से ही नेचुरल सिलेक्शन होता है। कुदरत तय करती है कौन से जीन को बचाना और आगे बढ़ाना है। जहां तक जिंदगी के सबसे आसान कामों के जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस का सवाल है, जैसे कि शुगर को पचाना, तो इनमें हम तमाम प्रजातियां एकदम एक जैसी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काम जिंदा रहने के लिए इतने जरूरी हैं कि वो तभी शुरू हो गए थे जब ये सारी जिंदगियां एक दूसरे से अलग नहीं हुई थी। ये हमारा ट्री ऑफ लाइफ है। विज्ञान की वजह से अब ये मुमकिन है कि हम इस फैमिली ट्री पर पृथ्वी की सारी प्रजातियों को जोड़ पाएं। नजदीकी रिश्तेदार पेड़ की एक ही टहनी पर हैं, जबकि दूर के रिश्तेदार ज्यादा दूर दूर हैं। हर छोटी टहनी एक जिंदा प्रजाति है और पेड़ का तना पृथ्वी की सारी जिंदगियों के एक ही पूर्वज की तरफ इशारा करता है। जिंदगी इतनी लचीली होती है कि शुरू होने के बाद से पर्यावरण ने इसकी हैरत अंगेज किस्में तैयार कर दी हैं। जितनी हम यहाँ दिखा सकते हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा। बायोलॉजिस्ट्स ने 5 लाख किस्म के तो बीटल्स का ही हिसाब किताब रखा है। इसके अलावा बैक्टीरिया की किस्मों की तो गिनती ही नामुमकिन है। जीवों और पेड़ पौधों की करोड़ों किस्में हैं, जिनमें से ज्यादातर के बारे में विज्ञान को अब भी पता नहीं है। जरा सोचिए, पृथ्वी पर जो जीवन है उनमें से ज्यादातर को हमने अब तक नहीं देखा। इस छोटे से ग्रह पर ही इतने किस्म का जीवन है। ट्री ऑफ लाइफ अपनी पहुंच चारों ओर से बढ़ाता है,
अपने लिए मौकों की तलाश करता है, नई जिंदगियों के लिए मौके और नए माहौल तैयार करता है। ट्री ऑफ लाइफ 3.5 अरब साल पुराना है। जीने के शानदार तरीके खोजने के लिए इतना वक्त काफी है। एवोल्यूशन की वजह से एक जानवर पेड़ का हिस्सा नजर आता है। हजारों पीढ़ियों के बाद उनका रंग रूप ऐसा हो गया है कि खाने की तलाश में निकले शिकारी की उन पर नजर ही नहीं पड़ती। ये नेचुरल सिलेक्शन की भेष बदलने की जबरदस्त ताकत के नमूने हैं। लंबे चौड़े ट्री ऑफ लाइफ की घनी उलझी हुई डालियों के बीच आप यहाँ हैं। लाखों अनगिनत डालियों में से एक छोटी डाली पर विज्ञान ने बताया है कि पृथ्वी पर सारी जिंदगियां एक सी ही हैं। डार्विन ने एवोल्यूशन के असली तौर तरीके की खोज की थी। उससे पहले यह माना जाता था कि जीवन में ये जो विविधता है वो किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर का काम है जिसने लाखों किस्मों की हर प्रजाति को अलग अलग बनाया है। ऐसा कहा जाता था कि जिंदा चीजें इतनी पेचीदा हैं कि वो अपने आप विकसित नहीं हो सकती। जरा इंसान की आंख को ही लीजिए, इससे ज्यादा पेचीदा शायद ही कुछ और हो। इसमें कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स और मसल्स होती हैं। तस्वीरों का मतलब समझाने वाले दिमाग के लंबे चौड़े न्यूरल नेटवर्क की तो बात ही छोड़िए। इससे ज्यादा पेचीदा मशीन इंसान भी अब तक नहीं बना पाया है। इसलिए ये माना जाता था कि इंसान की आंख अपने आप विकसित नहीं हो सकती। ये सच है या नहीं, जानने के लिए हमें समय के पार उस दुनिया में जाना होगा जब देखने वाली आंख शुरुआत में जिंदगी देख नहीं सकती थी। 4 अरब साल पहले हमारी दुनिया ऐसी दिखती थी। उस वक्त आंखें किसी के पास नहीं थी। इसी तरह करोड़ों साल गुजर गए और फिर एक दिन एक बैक्टीरियम का डीएनए कॉपी होते समय एक मामूली सी गलती हो गई। अपने आप हुए इस बदलाव से उस माइक्रोब के अंदर ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया जो सूर्य की रोशनी सोख सकता था। जानते हैं लाइट सेंसिटिव बैक्टीरियम को दुनिया कैसी दिखती थी? अपनी स्क्रीन के दाहिनी ओर देखिए। खुद होने वाले जेनेटिक बदलावों का सिलसिला चलता रहा, जैसा कि हर जीती जागती चीज में होता है। एक और जेनेटिक बदलाव के बाद डार्क बैक्टीरियम तेज रोशनी से बचने लगे। ये सब क्या हो रहा था? रात और दिन। जिन बैक्टीरिया को रोशनी और अंधेरे का फर्क मालूम हो गया था, उन्हें दूसरों से ज्यादा फायदा था। मगर क्यों? क्योंकि दिन में तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती थी। रोशनी पहचानने वाले बैक्टीरिया उससे बचकर अंधेरे में अपने डीएनए की अदला बदली करने लगे। उनकी तादाद सतह पर ही रहने वाले बैक्टीरिया के मुकाबले ज्यादा बढ़ने लगी। वक्त के साथ इन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स ने ज्यादा विकसित एक सेल वाले जीवों में एक गहरे रंग के धब्बे की शक्ल ले ली। इससे उनके लिए रोशनी तलाशना आसान हो गया। ये उन जीवों के लिए जबरदस्त फायदे वाली बात थी जो सूर्य की रोशनी में खाना बनाते थे। एक फ्लैट वर्म को अपनी आंख से ऐसा नजर आता था। कई सेल वाले इस जीव में गहरे रंग का धब्बा एक गड्ढे में बदल गया। कटोरी के आकार का ये गड्ढा इस जीव को रोशनी और अंधेरे में फर्क बताता था, ताकि इसे अपने आसपास की चीजों का मोटा मोटा अंदाजा हो सके, और ये भी कि कौन सी चीज खाई जा सकती है और कौन इसे शिकार बना सकता है। ये बहुत बड़ा फायदा था। बाद में चीजें और साफ होती गईं। वो गड्ढा गहरा होकर एक सॉकेट जैसा बन गया, जिसमें एक छोटा सा मुंह भी था। हजारों पीढ़ियों के दौरान नेचुरल सिलेक्शन के जरिए धीरे धीरे आंख बन रही थी। गड्ढे का मुंह सिकुड़कर बारीक हो गया, जिसकी हिफाजत के लिए ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली बन गई। इस छोटे छेद से बहुत थोड़ी रोशनी अंदर जाती थी, मगर इतने से ही आंख के अंदर के सेंसिटिव हिस्से पर एक धुंधली सी तस्वीर बन जाती थी। इससे फोकस भी अच्छे से होता था। इसके बाद तो आंख के विकास की होड़ तेज होती गई। जिंदा बचे रहने के लिए मुकाबला तो था ही, मगर फिर आंख में एक शानदार खूबी और जुड़ गई, एक लेंस, जिसने चमकदार तस्वीर के अलावा तेज फोकस भी दे दिया। शुरुआती दौर की मछली की आंखों के ऊपर के ट्रांसपेरेंट जेल ने लेंस की शक्ल ले ली। इसके साथ ही उसका मुंह बड़ा भी हो गया, जिससे ज्यादा रोशनी अंदर आ सकती थी। मछली को अब दूर और पास की चीजें हाई डेफिनेशन में नजर आने लगीं। और फिर एक बड़ी गड़बड़ हो गई। आपने कभी गौर किया कि ग्लास में भरे पानी में डली स्ट्रॉ पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों दिखती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक माध्यम से दूसरे में, जैसे कि पानी से हवा में जाने पर रोशनी मुड़ जाती है। असल में हमारी आंखें पानी के अंदर देखने के लिए बनी थी,
आंखों के अंदर मौजूद फ्लूइड रोशनी के मुड़ने के इस असर को सफाई से खत्म कर देता था। मगर जमीन पर रहने वाले जानवरों की आंखों में अब भी पानी है और उनके लिए रोशनी सीधे हवा से होकर पहुंचती है। इससे रोशनी मुड़ जाती है, जिससे देखने में कई मुश्किलें होती हैं। जब जमीन और पानी दोनों में रहने वाले हमारे पूर्वज जमीन पर बसे, तब भी उनकी आंखें पानी के अंदर देखने के लिए ही बनी थी, जिससे हवा में देखना उनके लिए मुश्किल हो गया। हमारी नजर अब तक बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। भले ही हम अपनी आंखों को स्टेट ऑफ द आर्ट मानते हो, मगर 37.5 करोड़ साल बाद भी ना तो हम अपनी नाक के सामने आई चीजें देख पाते हैं और ना ही अंधेरे में साफ साफ देख पाते हैं, जैसे कि मछली देख लेती है। जब हम पानी से बाहर आए थे तो कुदरत ने फिर शुरुआत करके हमें ऐसी आंखें क्यों नहीं दी जो हवा में देखने के लिए बनी हो। कुदरत ऐसे काम नहीं करती। मौजूदा चीजें कई पीढ़ियों के विकास के बाद बदलती हैं, और वो भी छोटे छोटे बदलावों के जरिए। ऐसा नहीं कि ड्राइंग बोर्ड पर सब मिटाकर नए सिरे से लिखना शुरू कर दे। आंखों का विकास चाहे जिस दौर में रहा हो, उनकी वजह से जिंदा बचे रहने में बहुत मदद मिली। आज जितने भी जीव मौजूद हैं, उनकी आंखों में विकास के ये सारे दौर नजर आ जाते हैं और वो सब काम करती हैं। इंसान की आंखें चाहे जितनी पेचीदा हों, वो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के लिए कोई चुनौती पेश नहीं करती। दरअसल एवोल्यूशन के बगैर आंखों और बायोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी लगती है, मानो वो सिर्फ एक अलग नजरिया हो। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की तरह एक वैज्ञानिक हकीकत है। एवोल्यूशन वाकई हुआ है। पृथ्वी की तमाम जिंदगियों से अपना नाता स्वीकार करना न सिर्फ विज्ञान को मंजूरी देना है, बल्कि मेरी नजर में इसका बहुत गहरा स्पिरिचुअल मतलब भी है। चूंकि एवोल्यूशन अंधा होता है, इसलिए ये बड़े हादसों का ना अंदाजा लगा पाता है, ना उनको मंजूर कर पाता है। ट्री ऑफ लाइफ की कुछ डालियां टूटी हुई हैं। इनमें से बहुत सारी उन 5 बड़े हादसों में टूटी हैं जो जीवन की शुरुआत से अब तक हुए हैं। आज पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां हैं, शायद उनसे हजारों गुना खत्म भी हो चुकी हैं। उनमें से ज्यादातर दूसरी प्रजातियों से रोजमर्रा के मुकाबले में खत्म हुई हैं, मगर बहुत सी उन बड़े हादसों में भी साफ हुई हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर तबाही फैलाई थी। पिछले 50 करोड़ सालों में ऐसा कुल 5 बार हुआ है। 5 बड़े कत्लेआम जिन्होंने पृथ्वी पर जिंदगी तबाह कर दी। इनमें सबसे बड़ा कत्लेआम करीब 25 करोड़ साल पहले हुआ था, जब पर्मियन युग खत्म हो रहा था। इतने युगों में जीवन ने बहुत कुछ झेला है, मगर वो अब भी मौजूद है। जिंदा रहने की जिद भी कमाल की है। वहां भी जिंदगी तलाश लेते हैं जहां सोच नहीं सकते। मुझे एक जानवर का पता है जो उबलते पानी या ठोस बर्फ में भी जिंदा रहता है। एक भी बूंद पानी के बिना ये 10 साल गुजार सकता है। ठंडे वैक्यूम या अंतरिक्ष के जबरदस्त रेडिएशन में भी अगर इसे खुला भेज दें, इसे खानोश तक नहीं आएगी। यह है टार्डिग्रेड या वाटर बेयर। ये दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटियों और गहरे समुद्रों तक सभी जगह मिलता है, और हमारे घर के पिछवाड़े में उगी काई में भी यह मौजूद रहता है। आपने शायद इनको कभी ना देखा हो, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, सुई की नोक के बराबर, मगर टफ हैं। टार्डिग्रेड्स अब तक के 5 बड़े हादसों को झेल चुके हैं। पृथ्वी पर आए इन्हें आधा अरब साल हो चुके हैं। जिंदगी के साथ बहुत शर्तें थी। ये वहीं पनपी जहां न ज्यादा गर्मी थी, न ज्यादा ठंड, न ज्यादा अंधेरा, न ज्यादा नमकीन, एसिडिक या रेडियो एक्टिव माहौल। और चाहे जो हो, पानी तो बहुत जरूरी था, मगर हम गलत थे। टार्डिग्रेड ने साबित कर दिया है कि उन हालातों में भी जिंदा रहा जा सकता है जिनमें जाने पर हम इंसानों की मौत होना तय है। मगर हम में और हमारे ग्रह के सबसे मुश्किल हालातों में पनपने वाली जिंदगी के बीच वही फर्क है जो एक ही थीम के अलग अलग वेरिएशंस में होता है। एक भाषा की बोलियों में होता है। वो भाषा है पृथ्वी के जीवन का जेनेटिक कोड। मगर दूसरी दुनियाओं पर जिंदगी कैसी होगी? उन दुनियाओं में जिनका इतिहास, केमिस्ट्री और विकास पृथ्वी से एकदम जुदा है। बस एक आखिरी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और ये अब तक की सबसे बड़ी कहानी है जो विज्ञान ने हमें बताई है। ये हमारी दुनिया में जिंदगी की कहानी है। ये 4 अरब साल पहले की पृथ्वी है। जिंदगी शुरू होने से पहले ऐसी थी। पता नहीं जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। उस दौर के ज्यादातर सबूत टक्करों और कांट छांट में खत्म हो गए हैं। विज्ञान हमेशा नॉलेज और इग्नोरेंस की सरहदों के बीच काम करता है। जो नहीं पता उसे मानने में डर नहीं, कोई शर्म भी नहीं। शर्म तो सब कुछ जानने का दावा करने में है। हो सकता है इस शो देखने वाला कोई सबसे पहले इस राज से पर्दा उठाए कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ।
जिंदा माइक्रोब्स से मिले सबूत बताते हैं कि उनके शुरुआती पूर्वजों को तेज टेम्परेचर पसंद था। शायद पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखी के आसपास भरे गर्म पानी में शुरू हुआ हो। कार्ल सेगन ने अपनी ओरिजिनल कॉस्मोस सीरीज में उस तार का पता लगाया था जो करीब 4 अरब साल पहले के एक सेल वाले जीवों को सीधे आप से जोड़ता है। 4 अरब साल 40 सेकंड में दिन और रात में फर्क न कर पाने वाले जीवों से लेकर ब्रह्मांड की खोज में निकले जीवों तक। ये वो चीजें हैं जो मॉलिक्यूल्स तैयार कर सकते हैं अगर उन्हें 4 अरब साल का वक्त दिया जाए।